अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? होप सो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, असाइनमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। काइंडली उसे आप लोग आज के दिन ही, जो टाइम मेंशन्ड है वो शाम 6 बजे का है, शाम 6 बजे तक जो सिंपल सी असाइनमेंट है उसको आप करके सॉल्व मुझे सबमिट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में ही, ताकि मैं आपके मार्क्स की एवेलुएशन इंशाल्लाह कल ही तीनों असाइनमेंट की बेसिस के ऊपर एवेलुएशन करके रिज़ल्ट कल इवनिंग में इंशाल्लाह मैं सबमिट कर दूंगा। तो वो आप लोग उसमें लेट ना कीजिएगा। बहुत सिंपल असाइनमेंट है, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास लेक्चर में उसी से रेलेवेंट है। तो उसको आप इंशाल्लाह सॉल्व करके तो टाइमली मुझे सबमिट कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ताकि मैं जल्द ही कल ही के दिन में रिज़ल्ट कंपाइल करके सबमिट करवा दूँ। अच्छा जी, बैक टू अवर टॉपिक। डॉट नेट हम पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ चीज़ों को हमने देखा था कि कैसे हम सोर्स कोड को लिखते हैं और कैसे इन्वोक करते हैं सोर्स कोड को और उसको फंक्शनल बनाते हैं, और कुछ चीज़ें देखी थी हमने। थोड़ा सा इसको हम नॉलेज को और इन्हेंस करने की और इसकी ऑपरेशंस को, फंक्शंस को इन्हेंस समझने के, समझ को इन्हेंस करने की आज कोशिश करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश मेरी होगी कि आपके लिए सिंपल रखूँ, एज मच सिंपल आई कैन डू। तो इंशाल्लाह बाकी आपकी भी जो क्यूरीज हैं वो मेरे साथ आप शेयर किया करें, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे लिए अभी, फॉर यू पीपल, अकॉर्डिंग टू यू पीपल कहना चाहिए, काइंडली एक यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं पता कि आपका क्या लेवल है और क्या मामलात हैं। काइंडली इसके ऊपर जो चीज़ें हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च किया करें। सेल्फ रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ रिसर्च करके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से बेशक जो क्यूरीज उसमें आए वाइल डूइंग द रिसर्च अबाउट दिस डॉट नेट या जो भी है प्रॉब्लम्स, रिसर्च आप कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे हाईलाइट किया करें। बेशक इंडिविजुअली, डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे बताया करें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें और मैं आपको क्लियर कर सकूँ। मैं आपको गाइड करूँगा और समझाऊँगा इंशाल्लाह वो चीज़ें। उसमें मुझे ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि आप किस लेवल पर अभी हैं, आपकी लर्निंग कहाँ पर जा रही है, क्योंकि अभी हम जो क्लासेस ले रहे हैं बेसिक हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो मज़ीद लर्निंग होगी। इसी तरीके से ये ही सबसे बेहतर वे है इफ़ेक्टिव लर्निंग का। क्लासेस के अंदर मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, उसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद रिसर्च करेंगे, क्रिटिकल रिसर्च होगी, तो इंशाल्लाह उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम क्रिटिकल डिस्कशंस करेंगे उसके ऊपर, ताकि वो समझ आ सकें। तो उससे हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा और लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी। ओके, तो कोशिश करें इस पर, ताकि आपकी चीज़ें मज़ीद समझ आना शुरू हों। अब आगे हम चलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे जो चीज़ें इसमें डॉट नेट में हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एक सिंपल कोड को देखा था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जब हम अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं अपनी लोकल मशीन के साथ, तो उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के बाद कि उसका जो हमने कोड है उसका प्रोसीजर क्या है, कोड को कैसे लिखा जाता है और उस कोड को कॉल कैसे किया जाता है, किस टाइप की एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इन चीज़ों को हमने देखा था, समझने की कोशिश की थी। उसमें बेसिक जो हमने चीज़ देखी थी, चाहे उसमें डिस्कशन हमने ये की थी कि चाहे से कंसोल बेस्ड हो या सिस्टम बेस्ड या वेब बेस्ड,
तीनों केसेस में हमने यह चीज़ इनिशियली देखी थी कि उसका सोर्स कोड हम लिखते हैं एक डॉट नेट की एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद हम एक्जी फाइल जनरेट करते हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये बेसिक सी ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप कुछ और काम करते हैं तो डॉट नेट आपको काफ़ी सहूलत देती है। जिस तरीके से क्लासेस का अगर आपको आइडिया हो, आई डोंट नो कि आपका कितना बैकग्राउंड स्ट्रांग है, थोड़ा सा मैं क्लासेस के बारे में फिर भी बता देता हूँ। आइडिया तो आपको खुद से होना चाहिए अबाउट क्लासेस एंड रूटीन्स एंड सब रूटीन्स। क्लासेस बेसिकली हम लोग एक डिफाइन करते हैं टू परफॉर्म सम सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉट नेट में कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे कंसोल बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड है या वेब बेस्ड है, अब एक क्लास है, फॉर एग्जांपल एडिशन की क्लास है। अगर हमें मल्टीपल टाइम्स एडिशंस करनी है उस एक एप्लीकेशन को बनाने में, तो इट विल नॉट बी द परफेक्ट केस कि हम बार बार क्लास को डिफाइन करें उस कोड में। तो उसके लिए किया क्या जाता है, अमूमन जो है हम लोग एक क्लास को बना के जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन उस क्लास की आए, अगर ऑपरेशंस उसके मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने के चांसेस हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो अमूमन हम एक क्लास अलग से बनाकर अपने पास सेव कर लेते हैं। अच्छा, क्लास को बनाने का तरीकाकार, पहली बात मैं ये करूँगा कि क्लास को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, फिर उसका तरीकाकार क्या है, और फिर उसको कॉल कैसे किया जाता है। इसके ऊपर मैं इस तरीके से हम बात करेंगे। ज़रूरत जनाब हमें इसीलिए पेश आती है कि अगर काम तो हो सकता है कि उसी ऑपरेशन को हम मल्टीपल टाइम्स कोड में रेप्लिकेट करें और बार बार चलाएं तो शायद काम हो जाए, कोड हमारा चल जाए, उसमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कोड में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज़ हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड इन बिला वजह हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी और एरर्स और उसकी मैनेजेबिलिटी उतनी डिफ़िकल्ट होगी। तो ये कोई वाइज अप्रोच नहीं होती कि मल्टीपल टाइम्स हम एक ऑपरेशन को अगर बार बार वो परफॉर्म होना है तो उसको बार बार हम राइट डाउन करें और एग्जीक्यूट करें। ये एक अच्छी वाइज अप्रोच नहीं है। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम क्लासेस बनाते हैं। अच्छा जी, अब क्लासेस बनाई कैसे जाती हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है। जैसे आप नॉर्मल अपना कोड लिखते हैं डॉट नेट का, जैसा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में शेयर किया था, इसी तरीके से एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं उस ऑपरेशंस का, जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। क्लासेस आप हर तरह की बना सकते हैं, आपका जो भी काम हो, जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट हो, आप एक क्लास बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और उसको लेकर चल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर आर्टिस्टिक फीचर्स, आर्टिस्टिक कॉम्पिटेंसी, आपका आर्ट कैसे आप उसको बनाएं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएशन, क्राफ्टिंग कह लें उसको, तो आपको फ्रीडम होता है। उसी तरीके से आप कोड लिखेंगे उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए डॉट नेट के। अच्छा, जो सिंटैक्स की बात है, थोड़े से ये 2-3 चीज़ें थी बेसिक, ये डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट आगे जो होपफुली नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर सिंटैक्स के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर प्रॉपर सिंटैक्स जो हमारा करैक्टर टाइप है, वेरिएबल्स हैं और जितने भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इनिशियल हमने स्टार्ट लिया था डॉट नेट फ्रेमवर्क से कि फ्रेमवर्क में होता क्या है, आखिर जो नाम लेते हैं फ्रेमवर्क, उसके तमाम नेम स्पेसेस हमने देखे, तमाम चीज़ें देखी और तमाम किस्म की हमने लाइब्रेरीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अभी हम देख रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आज हमारे होप्स हो, जो मेरा ख्याल है हैं तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आज कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रॉपरली सिंटैक्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे इसके,
और एक एक चीज़ को इंडिविजुअली हम देखेंगे कि किस तरीके से चलती हैं और इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे। तो जो प्रॉपर सेंटेक्स है जनाब, उस प्रॉपर सेंटेक्स के मुताबिक आप एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं और उस पीस ऑफ कोड में आप उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। उसकी लॉजिक डिज़ाइन करने के बाद उसको बिल्ड करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम लिखा था बेसिक सा, उसी तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि उसको भी हम लिखते नोट पैड में ही है, लेकिन उसको हमने सेव करना होता है .cls एक्सटेंशन के साथ। जब हमारा ये मैंने लिखा भी हुआ है .cls एक्सटेंशन के साथ, जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनको हम .net की एक्सटेंशन के साथ नहीं सेव करेंगे, .cls की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा, एक्जी फाइल बनेगी, उसमें ये फाइल साथ ही उसके मर्ज होंगी एक्जी फाइल में, ताकि जब भी उसको कंप्लीट एक्जी कंबाइंड एक्जी जो बनती है उसमें तमाम फाइल्स .cls और भी टाइप की फाइल्स होती हैं .bas, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि कौन सी फाइल्स होती हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जो .cls फाइल्स हैं वो भी उसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं कंप्लीट एक्जी के लिए, और वो पूरा सेटअप एक उसका एप्लीकेशन पे जनरेट कर लेती हैं, और उस सेटअप के थ्रू हम उस एप्लीकेशन को एप्लीकेबल बनाते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड काम है वो लेते हैं उससे। ओके हो गया। तो इस तरीके से हम क्लासेस को डिफाइन करने के बाद सेव कर लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाँ जी सेव कैसे करते हैं, इसमें एड्रेस हो गया। अच्छा जी, अब आगे जो है इसमें बात आती मेरे भाई, हाँ जी, .cls फाइल्स हमारी होगी क्लास फाइल्स के लिए, क्लासेस जो हमने बनाई उसके लिए। और फिर आपके कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स होते हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स क्या हैं, जो कि क्लासेस तो आप लोग खुद बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपने काम परफॉर्म करना है उसके लिए। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जिस भी तरीके से इसको बनाना चाहें उस तरीके से आप क्लास को बना सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का मकसद क्या होता है, वो भी इसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए वो मॉड्यूल्स हमारे यूज़ होते हैं। तो उन मॉड्यूल्स को वो .NET आपको प्रोवाइड करता है। आगे आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शो करूँगा। तो वो जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और सेव करते हैं .bs फाइल्स के साथ। उनको .bs फाइल्स कहते हैं और वो इस तरीके से कंबाइन होती हैं सारी। ओके हो गया। और जो हमारा सोर्स कोड है वो .vb के एक्सटेंशन के साथ हमारे पास सेव होता है। तीन चीज़ें होगी, सोर्स कोड जिसको हम .vb के साथ .vb एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, दूसरी चीज़ .cls फाइल्स केस में क्या होता है, और तीसरी चीज़ .bs फाइल्स। जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है आपकी कंबाइंड एक्जी फाइल की, उसमें ये तीन फाइल्स ही होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इमेज फाइल्स भी होती हैं, वो आगे जैसे जैसे चलेंगे हम देखेंगे। लेकिन दीज थ्री फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फाइल्स to complete the composition, to build the composition of your combined exe file of any application, either it's console based application or it's system based application or it's web based application। ओके हो गया जी। जो बेसिक चीज़ है क्लास में डिफाइन करने में, उसको शुरू इसी तरीके से किया जाता है क्लास, और उसके बाद एंड क्लास किया जाता है। जब भी आप क्लास बनाते हैं उसको एंड किया जाता है। और जो आपके स्टैंडर्ड जो BS फाइल्स हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं, उसको भी हम इसी तरीके से मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल ये दोनों उसकी डेक्लरेशंस लाजमी होना मौजूद है। उसका स्टार्टिंग हेड और एंडिंग टेल ये लाजमी होना ज़रूरी है, मौजूद है। इसके बगैर उसकी कंप्लीट कंपोजिशन नहीं होती। और जो कोई भी .vb फाइल है उसमें
जितनी मर्जी आप डिक्लेरेशंस रख लें, आपकी मर्जी आप रख सकते हैं, उसकी आपको लेवरेज होती है। अच्छा, एक और पर्पस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ इसका, स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का। ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स एंड डॉट बी एस फाइल्स का, इसमें एक और इम्पोर्टेंट मकसद यहाँ पर ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अमूमन इनको यूज़ क्यों करते हैं हम, आखिर इसमें और क्लास में फ़र्क क्या होता है, हम क्लास क्यों नहीं बनाते, इनको क्यों यूज़ करते हैं। हम डॉट बी एस फाइल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट अगर क्लास ही बना दें उसकी डॉट सी एल एस फाइल, तो उससे भी तो काम चल जाएगा। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हमें जो क्लास हम बना रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके जो आउटसाइड कोड को जनरेट करना पड़ता है। क्लास को भी बनाने के लिए हमें आउटसाइड कोड की ज़रूरत पड़ती है, आउटसाइड मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है क्लास की कंप्लीट कंपोजिशन के लिए। क्लास की भी बाजू का डिपेंडेंसी आउटसाइड कोड के ऊपर हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लास को जब हम बनाने लगे हैं, उसकी हम कंपोजिशन करने लगे हैं, तो उसकी कंपोजिशन भी डिपेंडेंट है आउटसाइड कोड पे। तो वो जो डिपेंडेंसी पूरी करती हैं वो ये मॉड्यूल्स पूरे करते हैं। डॉट बी एस फाइल्स जिनको हम कहते हैं, वो ये डिपेंडेंसी और उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, जिस तरह इसकी मैं आपको मिसाल दे दूं, आपके ग्लोबल कांस्टेंट्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और जो प्रोसीजर लाइब्रेरीज होती हैं वो अमूमन आपकी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में प्लेस की जाती हैं। ग्लोबल का मतलब है कि कुछ आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स जो कि आपके ग्लोबली रिकग्नाइजेबल होते हैं, उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपकी डॉट बी एस फाइल्स के अंदर रिजाइड कर रही होती है। तो उस क्लास को बनाने के लिए आपको जब ग्लोबल वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को या लाइब्रेरीज को कॉल करना पड़ता है, तो वो डॉट बी एस फाइल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और उसकी क्लास कंपोजिशन के लिए हम उन्हें कॉल करते हैं ताकि हमारी क्लास उस तरीके से एफिशिएंटली बन सके और हम उसको कंप्लीट कर सकें। अच्छा जी, आगे जी इसमें है और क्या चीज़ रह गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको सब रूटीन्स के बारे में बता दूं कि क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपकी जो मेन सब रूटीन होती है, ये बेसिकली आपका एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। जब भी आपका डॉट नेट कंपाइलर इन्वोक किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, इन्वोक स्टार्ट किया जाता है, तो वो किसी भी सब रूटीन, जिस तरह मेन आपकी सब रूटीन है क्लास, एक मेन क्लास के अंदर या स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के अंदर जो कि एप्लीकेशन में एक्सपोज होती हैं, वो आपका डॉट नेट कंपाइलर हमेशा उस सब रूटीन को ढूंढता है, उसको तलाश करता है। इस सब रूटीन का काम ही ये होता है कि उसको बेसिक ऑपरेशन में ऑपरेबल कर सके। अगर आपका जो मेन है इसको, आपका जो मेन है इसको अगर डिक्लेयर किया जाए क्लास में, बजाय इसके कि किसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में, किसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल की बजाय अगर हम इसको मेन को क्लास में डिक्लेयर करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो सब रूटीन है वो आपके शेयर्ड मॉडिफायर में डिक्लेयर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, बाज़ औक़ात हम जो मेन हमारी जो क्लास है उसको अगर हम क्लास में डिफ़ाइन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम डिफ़ाइन नहीं करते तो हमें एक मॉड्यूल में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसमें नहीं करते तो हमारी सब रूटीन उसकी मौजूद होना लाजमी है, तभी उसका ऑपरेशन, उसकी एप्लीकेशन शुरू होना मुमकिन होगी। अगर आपकी कोई भी मेन सब रूटीन नहीं पाई जाती तो ये आपका एक एरर जनरेट करेगा। ओके हो गया।
थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसके बारे में अगर बता दूं, इसको कंक्लूड कर दूं, आपका जो मेन फंक्शन है वो या तो किसी क्लास का हिस्सा होता है या किसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल का हिस्सा होता है। अगर आप उसको क्लास में नहीं इन्वोक करते या किसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल में भी नहीं मिलता तो उसकी आपको एक सब रूटीन जनरेट करनी पड़ती है, ये लाजमी है हमेशा। फिर आपका कंपाइलर उस सब रूटीन को ढूंढेगा वाइल स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन। अगर उसको वो सब रूटीन में भी ना मिले तो ये लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट एंड होता है, अगर उसमें भी ना मिले तो वो फौरी तौर पर एक एरर जनरेट कर देता है। ये हो गया इसके कंपाइलर के बारे में, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो है इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स में जो मैंने लिखा था अपने पास सच और कुछ नहीं है, देख लेता हूँ मैं फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आई थिंक और कुछ भी नहीं है, मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने पास राइट डाउन किए हुए थे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट बोल्ड कॉन्सेप्ट्स थे डॉट नेट के, ये स्टार्ट में इनिशियली डिस्कस करना ज़रूरी थे, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग प्रॉपर सिंटैक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स बनता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं सिंटैक्स में, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो या मज़ीद कोई भी रिसर्च करे, उसमें कोई भी चीज़ सामने आए तो प्लीज़ मुझे बताए, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। बाकी टिल नेक्स्ट क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।